दोस्तों ये है सैमसंग का न्यू फ्लैगशिप फोन सैमसंग गैलेक्सी S23 जिसके लॉन्चिंग को लेकर बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। फाइनली कल ये फोन इंडिया में लॉन्च हो गया है। 74,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप इसके प्रीवियस मॉडल सैमसंग गैलेक्सी S22 से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाइज तो थोड़ी बहुत चीज़ों को अपग्रेड किया गया, बट हार्डवेयर वाइज यहाँ पे कुछ खास अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। वैसे खरीदने जा रहे हो तो फोन ले सकते हो, बट ये वीडियो मुझे लगता है आपको पूरा देखनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया रहे इस फोन के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है और किन चीजों में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आता है जिसके ऊपर मैट फिनिश दिया गया है और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज है। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो गैलेक्सी S22 में जो हमें कैमरा बम्प देखने को मिलता था वो चीज़ यहाँ से हटा दिया है, जिसकी वजह से मेरे को इसका डिजाइन थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे मेटल का है जो कि स्क्रैच प्रूफ है और ये चीज़ सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। मतलब किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से यहाँ पे स्क्रैचेज नहीं आएंगे, जो कि इसके डिजाइन को नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। और फ्रंट की तरफ दोस्तों पहले की तरह यहाँ पर भी आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे बेजल डिस्प्ले दिया गया है। सेंटर में बहुत छोटा सा पंच होल का कटआउट है। टॉप और दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है, बट सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इस फोन के अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड दिए गए हैं। तो डिजाइन के साथ साथ फोन की बिल्ड क्वालिटी को भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.1 इंच का एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले दिया है जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन का है। वैसे देखा जाए तो इस रेंज वाले ऑलमोस्ट सारे फोन में, इनफैक्ट सभी फोन में सैमसंग को छोड़ के 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग यहाँ पे FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। बट ये 10 बिट्स का डिस्प्ले है और इस फोन के अंदर HDR10 प्लस के सपोर्ट दिए गए हैं, तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, वीडियो वगैरह देखोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है जो कि बहुत अच्छी चीज है। बाकी दोस्तों ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ भी है क्योंकि फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। और 1750 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और इसके अंदर एलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी फीचर्स मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। खैर अब दोस्तों आ जाते हैं हम इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है क्योंकि इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि अब तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल चिपसेट है। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको रेगुलर 8 Gen 2 देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो क्वालकॉम और सैमसंग दोनों ने मिल के डेवलप किया है और स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आए हैं। इसकी क्लॉक स्पीड रेगुलर 8 Gen 2 के मुकाबले बढ़ाई गई है, CPU और GPU दोनों का। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो रेगुलर 8 Gen 2 के मुकाबले थोड़ा बेटर रहेगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। बाकी COD और BGMI जैसे हेवी गेमिंग भी काफी आराम से हैंडल कर लेगा। और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर आपको UFS 4.0 के स्टोरेज भी देखने को मिलेंगे एंड LPDDR4X का रैम भी दिया गया है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो रहेगी वो काफी फास्ट होगी, मतलब रीड एंड राइट स्पीड काफी फास्ट होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 8GB 256GB वाले मॉडल में, 128GB वाले मॉडल में UFS 3.1 के स्टोरेज दिए गए एंड LPDDR5 वाला रैम देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 13 के ऊपर आता है और सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस फोन के अंदर आपको टोटल 4 साल के अपडेट देखने को मिलेंगे। मतलब Android 17 तक के अपडेट इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये फोन One UI 5.1 के ऊपर रन करता है जो कि फुल फ्लेज है, जिसकी वजह से इस फोन के अंदर आपको सैमसंग वाले सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक नॉक्स की सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है और गुड लॉक वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अब गाइस चलिए हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर बैटरी को लेकर आप डिसअपॉइंट हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी सी बैटरी दी गई है, 3900 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। वैसे फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा है ये पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही बैटरी एफिशिएंट भी है क्योंकि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकती है और कंटिन्यू 6 से 6.5 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग का
सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस फोन का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है। 75,000 रुपए में आपको 25 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट इन द बॉक्स यहाँ पे आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है, जो कि इस फोन का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है। मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग इतने पैसे ले रही है तो कम से कम चार्जर देना चाहिए था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। यहाँ पे 3.5 mm जैक नहीं दिया गया है, लेकिन NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फोन के अंदर फेस अनलॉक के सपोर्ट भी दिए गए हैं। हैप्टिक के बारे में बात करते हैं तो गैलेक्सी S22 के मुकाबले इसकी हैप्टिक अच्छी है, इनफैक्ट इंप्रूव किया गया है। और स्पीकर जो है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे जो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा लाउड भी है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और हाँ, इस फोन के अंदर भी हमें IP68 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, मतलब फोन गलती से पानी उनी में गिर जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खैर, अब दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर, जिसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो गाइस इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें कि OIS का सपोर्ट दिया गया है, और ये सेंसर मैक्सिमम 24 एंड 30 FPS पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल सकता है। दूसरा जो कैमरा है वो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तीसरा कैमरा यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है और 30x डिजिटल जूम को। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है, जिससे कि आप मैक्सिमम 30 एंड 60 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है। और इसके अंदर जो 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर लगा है, ये स्पेशली गैलेक्सी S23 सीरीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि Exynos 2300 के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल भी है। तो इस फोन के अंदर आपको बेटर IS एंड बेटर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो फोटोग्राफी जो होगी वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की होगी। बाकी फोन के अंदर ऑटो HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, स्लो मोशन, डुअल वीडियो और बुके इफेक्ट जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB और 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस 74,999 रखी गई है, और सेकंड मॉडल को 79,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 75 और 80,000 रुपये का ये फोन लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। एटलीस्ट 7 से 8,000 रुपये से इसकी प्राइस मेरे को अधिक लग रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में क्या रखी जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है कि हमें ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस अगर आप सैमसंग के लवर हो, सैमसंग के फोन अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप फोन को परचेस कर सकते हो, बट 8GB 128GB वाला मॉडल मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोरेज टाइप मिलता है वो UFS 3.1 है, जो कि उतना फास्ट नहीं है कंपेयर टू UFS 4.0। तो आप 8GB 256GB वाला मॉडल परचेस कर लीजिए, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हो या खर्च कर सकते हो तो इसकी जगह पे सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस ले लीजिए। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इससे काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, बड़ा डिस्प्ले भी होगा और काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग भी उस फोन के अंदर दी गई है। लेकिन अगर आप ये फोन परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको मेनली दो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है इस फोन के अंदर बैटरी आपको बहुत छोटी सी मिलती है, और दूसरी चीज़ इसकी फास्ट चार्जिंग बहुत कम है, 25 वॉट मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। इसके अलावा आप चाहो तो इसके डिस्प्ले को भी एक कॉन्स मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक FHD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आजकल 30-35 हज़ार रुपये के फोन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी फोन के अंदर मेरे हिसाब से सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।